मित्रों, हार्दिक रूप से अभिनंदन करता हूं आप लोग का हमारे जेआईबी एंड सीआईबी मेड सिंपल के इस चैनल में। तो दोस्तों, हमारा ये जो सेशन चल रहा है टॉप 15 क्वेश्चंस का, तो वो कंटिन्यू है और ये आज हमारा दूसरा सेशन है दोस्तों। और इस सेशन में हम लोग कवर करेंगे एबीएम मॉड्यूल डी के टॉप 15 क्वेश्चन को। और फ्रेंड्स, ये जो भी क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के साथ मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे, उसके एक्सप्लेनेशन को देखेंगे। और फ्रेंड्स, जिस तरह का क्वेश्चन है उसमें आप देखेंगे क्या कि ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग। आजकल ऐसे इस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, कि इनमें से कौन सा सही है, इनमें से कौन सा गलत है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपका कंसेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर होना काफ़ी आवश्यक है। आइए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, मैं इसी क्वेश्चन की बात कर रहा था। आपके सामने 4 स्टेटमेंट दे दी जाएंगी और उसमें से पूछा जाएगा कि इसमें से कौन सा गलत है। तो ये आप तभी बता पाइएगा जब आपका कंसेप्ट बिल्कुल ही क्लियर रहेगा। तो दोस्तों देखिए, क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। ऑप्शन ए, कंपनीज एक्ट हैज प्रिस्क्राइब्ड द फॉर्मेट ऑफ द बैलेंस शीट। ऑप्शन बी, फॉर्मेट फॉर पीएलएन अकाउंट। ये क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है। फॉर्मेट फॉर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर बैंकिंग कंपनीज इज प्रिस्क्राइब्ड बाय बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। ऑप्शन सी कर रहा है कंटिजेंट लायबिलिटी ऑफ एन एंटरप्राइज डू नॉट अफेक्ट द फाइनेंशियल एनालिसिस। और ऑप्शन डी कर रहा है लिक्विडिटी रेशियो इंडिकेट द कैपेसिटी ऑफ एन एंटरप्राइज टू मीट इट्स शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन। अब बताइए दोस्तों, इन 4 स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? तो फ्रेंड्स, पहला स्टेटमेंट कर रहा है कि जो बैलेंस शीट है उसका जो फॉर्मेट है वो कंपनी एक्ट ने प्रेस्क्राइब किया है। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है दोस्तों। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट होता है किसी भी बैंकिंग कंपनीज का, वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में प्रेस्क्राइब है। दोस्तों, ये भी बिल्कुल सही ऑप्शन है। ऑप्शन डी कह रहा था कि ऑप्शन सी कह रहा है कंटिजेंट लायबिलिटी जो है फाइनेंशियल एनालिसिस को इफेक्ट नहीं करता है। दोस्तों, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा गलत है। देखिए, कंटिजेंट लायबिलिटी जो है किसी कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को नेगेटिवली इंपैक्ट भी कर सकता है दोस्तों। ठीक है, तो इसका नॉलेज रहना काफ़ी आवश्यक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ देख सकते हैं आप क्लियरली द नॉलेज ऑफ इट माइट इन्फ्लुएंस द डिसीजन मेकिंग ऑफ डिफरेंट यूजर ऑफ द कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो दोस्तों, यहाँ कह रहा है कि कंटिजेंट लायबिलिटी का कोई इफेक्ट ही नहीं होता है फाइनेंशियल एनालिसिस पे। ये तो बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी। और ऑप्शन डी कह रहा है कि लिक्विडिटी रेशियो जो है वो क्या इंडिकेट करता है? वो इंडिकेट करता है इंटरप्राइज का एक कैपेसिटी कि वो अपने शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन को मीट करे। दोस्तों, आप मेरे इस चैनल पे रेशियो एनालिसिस में मैंने 2 टॉपिक पे वीडियो बनाए हैं, उसमें मैंने आपको कंसेप्ट के साथ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवाया है, तो उस पर जरूर जाके देखिए, क्योंकि रेशियो एनालिसिस जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो हमारा एवीएम मॉड्यूल डी का पहला टॉपिक है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसमें रेशियो एनालिसिस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार इससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसे प्रैक्टिस आप कीजिए। तो मेरा जो ये पार्टिकुलर सेशन है, इसका मेन मोटिव यही है कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपके सामने लाऊं और आपको एक पीडीएफ फॉर्मेट में ये प्रोवाइड करूं, ताकि आपका प्रैक्टिस अच्छे तरीके से होता रहे। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में लिक्विडिटी रेशियो आपसे पूछा गया है निकालने। करंट लायबिलिटी दे रखा है 50,000, करंट एसेट दे रखा है 80,000, इन्वेंट्री दे रखा है 20,000, एडवांस टैक्स दे रखा है 5,000, प्रीपेड एक्सपेंस दे रखा है 5,000। आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है 1:1.5, ऑप्शन बी है 1:1.33, ऑप्शन सी है 1:1 और ऑप्शन डी है 1.33:1। तो दोस्तों, आपको लिक्विडिटी रेशियो निकालना है, तो पहले ये तो पता होना चाहिए कि लिक्विडिटी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है। इसीलिए अभी मैंने आपको बताया कि जो रेशियो एनालिसिस का मैंने जो 2 वीडियो बनाए हैं उसे एक बार जाकर देखिए। एकदम सब तरह के रेशियो को मैंने अच्छे तरीके से उसे एक्सप्लेन किया है, उसका क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है, उसको कैसे फॉर्मूले में पुट करते हैं, सभी कुछ मैंने उन 2 वीडियो में एक्सप्लेन किया है दोस्तों। चलिए, फिलहाल हम लोग इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, लिक्विडिटी रेशियो का फॉर्मूला होता है लिक्विड एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग लिक्विड एसेट को नोमिनेटर में लिखते हैं और करंट लायबिलिटी को डिनोमिनेटर में लिखते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि लिक्विड एसेट कैसे निकाला जाए। करंट लायबिलिटी तो हमें दे दिया है, लिक्विड एसेट कैसे निकाला जाए दोस्तों? तो लिक्विड एसेट निकालने के लिए क्या करना है आपको? करंट एसेट में से जो इन्वेंट्री है, जो प्रीपेड एक्सपेंस है और जो एडवांस टैक्स है उसे सब्ट्रैक्ट करना है। तो दोस्तों बताइए, इन्वेंट्री कितना है हमारा? इन्वेंट्री है 20,000, हमारा प्रीपेड एक्सपेंस कितना है? वो दे रखा है 5,000 और एडवांस टैक्स कितना है? 5,000। तीनों को जोड़िए, कितना हो जाएगा? 30,000। तो दोस्तों, और हमारा करंट एसेट कितना है? 80,000। तो 80,000 में से 30,000 घटाइए, कितना हो जाएगा? 50,000। तो ये 50,000 क्या है हमारा? 50,000 है हमारा लिक्विड एसेट।
और इसी लिक्विड एसिड को हम लोग नॉमिनेटर में पुट करेंगे, क्योंकि नाम ही है लिक्विडिटी रेशियो, कितनी तरलता है। तो लिक्विडिटी रेशियो का नॉमिनेटर में क्या होगा, लिक्विड एसिड ही तो होगा, ठीक है। और डिनोमिनेटर में क्या रहेगा, करंट लायबिलिटी रहेगा। और करंट लायबिलिटी कितना दे रखा है हमें, 50,000 दे रखा है। तो फ्रेंड्स क्या आपका करेक्ट आंसर होगा, 1:1, यानी कि हमारा जो लिक्विड एसेट है वो भी 50,000 है और करंट लायबिलिटी है वो भी 50,000 है, दोनों को डिवाइड कीजिएगा तो रेशियो आएगा 1:1। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1:1। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। देखिए यहाँ भी देखिए फिर इस तरह क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। आजकल ये पैटर्न चल चुका है दोस्तों, इस क्वेश्चन को, ये बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन होता है, इसको आपको सॉल्व तभी कर पाइएगा अच्छे तरीके से जब आपका कंसेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर रहेगा। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं अपने इस क्वेश्चन को। इसमें पहला ऑप्शन है, कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है ये पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए, लिक्विडिटी रेशियो इंडिकेट कैपेसिटी ऑफ एन एंटरप्राइज टू मीट इट्स शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन। ऑप्शन नंबर बी, DSCR इंडिकेट्स एबिलिटी ऑफ एन एंटरप्राइज टू सर्विस इंटरेस्ट एंड इंस्टॉलमेंट। ऑप्शन सी, द फर्नीचर अवेलेबल इन द फर्नीचर शॉप इज क्लासिफाइड अंडर फिक्स एसेट। ऑप्शन डी, फॉर द पर्पज ऑफ एनालिसिस इंस्टॉलमेंट ऑफ टर्म लोन ड्यू विद इन 1 ईयर इज क्लासिफाइड अंडर करंट एसेट। तो दोस्तों मैंने अपना नोट्स में अच्छे तरीके से शेयर किया था आप लोगों के साथ टर्म लोन का कंसेप्ट को, और सभी के सभी टॉपिक को आप मेरे नोट्स में देख सकते हैं। जिन लोगों ने मेरे PDF एक्सेस किए हैं उनको ये सभी नोट्स मिल जाएगा, और साथ ही साथ मैंने जो वीडियो बनाए हैं उसमें भी आपको इसका कंसेप्ट क्लियर होगा। फिलहाल हम लोग ऑप्शन वाइज चलते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा था कि लिक्विडिटी रेशियो जो है वो किसी इंटरप्राइज की क्षमता को बताता है कि वो शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन को मीट कर पाता है या नहीं कर पाता। दोस्तों ये करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। DSCR, डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो, वो क्या शो करता है, वो इंडिकेट करता है किसी इंटरप्राइज की एबिलिटी को कि वो इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट को सर्विस कर सके। ये भी सही है दोस्तों, नाम में ही क्लियर है, डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो, तो सर्विस आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि किस इंटरप्राइज की कितनी एबिलिटी है कि वो इंटरेस्ट को और इंस्टॉलमेंट को सर्विस कर सके, वो हमारा होता है DSCR। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि जो फर्नीचर शॉप में फर्नीचर अवेलेबल है वो फिक्स एसेट होते हैं। दोस्तों ये गलत है। देखिए दोस्तों यहाँ पे एक ट्विस्ट है, जो फर्नीचर आइटम्स फर्नीचर शॉप में अवेलेबल होते हैं वो करंट एसेट है उनके, वो फिक्स एसेट नहीं है। लेकिन वही ऑफिस फर्नीचर, उसी ऑफिस में जो फर्नीचर यूज किया जा रहा है वो हमारा फिक्स एसेट है, लेकिन जो बेच रहा है दोस्तों वो तो करंट एसेट होगा ना, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि ये जो फर्नीचर शॉप में यूज किया जाता है वो हमारा करंट एसेट होता है, वो फिक्स एसेट नहीं होता है। और ऑप्शन डी तो बिल्कुल सही है कि यदि हम लोग टर्म लोन का इंस्टॉलमेंट का केस होता है तो बताइए उसमें क्या होता है, जो इंस्टॉलमेंट ड्यू होता है विद इन 1 ईयर उसे हम लोग करंट एसेट में डालते हैं, बिल्कुल सही है। अब देखिए दोस्तों इसके बाद एक और न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत है। तो फ्रेंड्स DSCR अभी जो मैंने बताया था इस पे क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। जितना भी क्वेश्चन मैं आपके साथ करवा रहा हूँ इस सेशन में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उसको मैंने शॉर्ट सेलेक्ट किया है प्रीवियस ईयर को देख के और फिर मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि DSCR निकालना है, हमें डाटा क्या क्या दे रखा है। अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट ऑफ अ लोन इज फिक्स्ड एट ₹10,000 पर मंथ, यानी कि इंस्टॉलमेंट किसी लोन का वो दे रखा है 10,000 रुपया पर महीना, और मंथली एवरेज इंटरेस्ट दे रखा है 5,000 रुपया, ठीक है दोस्तों। डेप्रिसिएशन का अमाउंट दे रखा है 30,000 रुपया, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है 2,70,000 रुपया। तो DSCR पूछा गया है। 4 ऑप्शन है, 1.75:1, 2:1, 1.65:1 और 1.33:1। तो दोस्तों DSCR का फॉर्मूला मैंने रिपीट भी कर रहा हूँ दोबारा। DSCR का फॉर्मूला याद रखिएगा, इंटरेस्ट प्लस PAT प्लस डेप्रिसिएशन प्लस अदर नॉन कैश एक्सपेंस, ये सब कंपोनेंट है हमारा नॉमिनेटर का, और डिनोमिनेटर में इंटरेस्ट प्लस इंस्टॉलमेंट ऑन टर्म लोन, ये हमारा डिनोमिनेटर कंपोनेंट है। तो दोस्तों बताइए इंटरेस्ट कितना है, हमारा इंटरेस्ट है 10,000 रुपया पर मंथ, तो 12 महीना में टोटल इंटरेस्ट एनुअली कितना होगा, तो 10,000 गुने 12 कर लीजिए, यानी कि कितना हो जाएगा 1,20,000। अब दोस्तों इंटरेस्ट मिल गया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है 2,70,000, तो 2,70,000 लिख दीजिए। और फ्रेंड्स डेप्रिसिएशन कितना दे रखा है, डेप्रिसिएशन दे रखा है 30,000, 30,000 जोड़ लीजिए। और उसके अलावा अदर नॉन कैश एक्सपेंस वो है क्या, वो 10,000 है, देख सकते हैं आप, ठीक है। अदर नॉन कैश एक्सपेंस हमारा 10,000 है। तो फ्रेंड्स टोटल DSCR आपका नॉमिनेटर हो गया, और डिनोमिनेटर में क्या होगा, इंटरेस्ट प्लस इंस्टॉलमेंट ऑन टर्म लोन। इंटरेस्ट कैसे निकालिएगा, 15,000 गुने 12, और इंस्टॉलमेंट ऑन टर्म लोन कैसे निकालिएगा, वो देखिए दे रखा है इंस्टॉलमेंट ऑन टर्म लोन 10,000 गुने 12, और इंटरेस्ट है मंथली एवरेज है, तो मंथली को आप ईयरली में कैसे बदलिएगा, 5,000 को 12 से गुना कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो फ्रेंड्स आप इसे कैलकुलेट कीजिए। दोस्तों यहाँ एक मिस्टेक है, ये 5,000 नहीं, ये 15,000 है, ठीक है दोस्तों। मैंने गलती से यहाँ 5,000 लिख दिया है, ये 15,000 है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक करेक्शन कर लीजिएगा कि जो हमारा मंथली एवरेज इंटरेस्ट है वो 15,000 है, तो 15,000 को 12 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए ये बात ध्यान रखिएगा।
ये यही चीज़ हम लोग पहले क्वेश्चन में भी किए हैं, ठीक है। इंटरेस्ट जो निकाले हैं वो 15,000 गुने 12 किए हैं, 5,000 गुने 12 नहीं किए हैं, ठीक है दोस्तों, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अब देखिए एक और इंपॉर्टेंट रेशियो है, वो है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इससे भी बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। एक याद रखिएगा, डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो, एक लिक्विडिटी रेशियो और एक इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो है। आइए इस पे बेसिस पे एक क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट ईयर। इसमें डाटा क्या दिया हुआ था हमें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा था 80,000 रुपया, 15% लॉन्ग टर्म डेब्ट दे रखा है, ठीक है, और उसके बाद हमें दे रखा है टैक्स रेट दे रखा है 30%। तो दोस्तों आइए कैलकुलेट करते हैं। देखिए तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि टैक्स ऑन प्रॉफिट हम लोग ऐसे नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम लोग प्रॉफिट बिफोर टैक्स मान लेते हैं पी, ठीक है, लेकिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना दे रखा है, 80,000 रुपया दे रखा है। तो वो जो 80,000 है वो क्या होगा, 70% ऑफ पी होगा, ठीक है, क्योंकि टैक्स डिडक्शन कितना है हमारा 30%। देखिए टैक्स रेट 30% दिया हुआ है ना, वो क्या है हमारा टैक्स डिडक्शन। तो 30% टैक्स हमारा डिडक्ट हो गया, तो बचा कितना 70%। 70% किसका, 70% पी का। तो 70% पी किसके बराबर होगा, 80,000 के बराबर होगा। तो यहाँ से आप पी निकाल सकते हैं। पी कितना निकलेगा, 1,14,285। यदि हम यहाँ एज्यूम करें कि जो लॉन्ग टर्म डेब्ट है उस पर जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो 15% है 10 लाख का, तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, ये हमने एज्यूम किया है दोस्तों। तो 10 लाख का 15% कितना होगा, 1.5 लाख होगा। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा बताइए। तो 1,14,285 जोड़ 1.5 लाख, उसमें हम लोग 1.5 लाख को जोड़ लेंगे, यानी कुल मिलाकर 2,64,285, ठीक है दोस्तों। अब इंटरेस्ट कवरेज रेशियो होता क्या है, वो हमारा कितना हो जाएगा, 2,64,285 को हम लोग नॉमिनेटर में लिख लेंगे और जो हमारा 1.5 लाख है उसे हम लोग डिनोमिनेटर में लिख लेंगे, तो वो हमारा वैल्यू दे देगा 1.76। लेकिन दोस्तों ये जो कैलकुलेशन हम लोगों ने किया है इसमें एजम्पशन क्या है, इसमें हम लोगों ने एजम्पशन माना ये है कि जो लॉन्ग टर्म डेब्ट है उसका पेमेंट 1 साल में होगा, ठीक है। While we don't know how much interest borrower paid on long term loan, so above calculation is based on assumption। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे एक कंसेप्ट याद रखिएगा कि प्रॉफिट बिफोर आफ्टर टैक्स एंड इंस्टॉलमेंट, टैक्स और इंस्टॉलमेंट के बाद जो प्रॉफिट होता है वो नेट प्रॉफिट में से टैक्स घटाने के बाद और इंटरेस्ट घटाने के बाद आता है, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या था कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ था, तो हम लोग को प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंस्टॉलमेंट निकालने के लिए हम क्या किए, टैक्स जो डिडक्शन था उसे ऐड कर दिए और इंटरेस्ट एप्लीकेबल था उसे हम लोग ऐड कर दिए, ठीक है। और डिनोमिनेटर में हमने क्या लिया, ओनली इंटरेस्ट पोर्शन एप्लीकेबल ऑन लॉन्ग टर्म लोन, ठीक है, वो इंटरेस्ट पोर्शन जो कि लॉन्ग टर्म लोन पे एप्लीकेबल है, जो कि 1.5 लाख के बराबर है। तो इस प्रकार से करेक्ट आंसर है हमारा 1.76। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इसमें पूछा गया है नेट वर्किंग कैपिटल मीन्स, ऑप्शन ए है टोटल करंट एसेट माइनस बैंक बैलेंस, ऑप्शन बी है टोटल करंट एसेट माइनस क्रेडिट फ्रॉम सप्लायर्स, ऑप्शन सी है टोटल करंट एसेट माइनस टोटल करंट लायबिलिटी, ऑप्शन डी है शॉर्ट टर्म सोर्स बॉट इन बाय द प्रोमोटर्स। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि टोटल करंट एसेट माइनस टोटल करंट लायबिलिटी। दो चीज याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके सामने मैं लेकर आया हूँ, शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको। देखिए NWC का फॉर्मूला है CA माइनस CL, लेकिन जब और WCG का भी फॉर्मूला है CA माइनस CL। अंतर बस इतना है कि जब हम लोग NWC यानी कि नेट वर्किंग कैपिटल निकालते हैं तो बैंक फाइनेंस को इंक्लूड करते हैं, और जब हम लोग WCG निकालते हैं तो बैंक फाइनेंस को एक्सक्लूड करते हैं। तो अंतर समझ में आ गया होगा कि WCG और NWC में क्या बेसिक डिफरेंस है दोस्तों। तो ये कभी कभी कंफ्यूजिंग हो जाता है दोनों के बीच का डिफरेंस, तो ये आपको क्लियर रहना चाहिए। फ्रेंड्स यदि आपको इस पार्टिकुलर नोट्स की आवश्यकता है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, और भी इस तरह के MCQ की PDF चाहिए आपको, तो नीचे आप लोग व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कीजिए या नीचे जो लिंक मिला है उस पर क्लिक कीजिए। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कैश बजट मेथड ऑफ असेसमेंट इज मोस्ट सुटेबल फॉर दोज बिजनेस इंटरप्राइज विच हैव डैश, द चॉइसेस आर। तो कैश बजट मेथड कब एप्लीकेबल होता है, ऑप्शन ए कह रहा है कि वैसा बिजनेस जिसका यूनिफॉर्म लेवल ऑफ ऑपरेशन हो, बी कह रहा है जिसका हाई लेवल ऑफ ऑपरेशन हो, सी कह रहा है जिसका लो लेवल ऑफ ऑपरेशन हो, और डी कह रहा है जिसका सीजनल ऑपरेशन हो। तो दोस्तों कैश बजट मेथड का एप्लीकेबल होता है जहाँ पे सीजनल ऑपरेशन होगा। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इसका, ठीक है दोस्तों। तो आंसर क्या है, डी। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन, कैश बजट मेथड इज यूज फॉर असेसिंग वर्किंग कैपिटल फाइनेंस फॉर सीजनल इंडस्ट्रीज। कैसा इंडस्ट्री जो कि सीजनल नेचर का है, जैसे कि शुगर हुआ, टी हुआ, ठीक है, और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर प्रोजेक्ट अप्रेजल। दोस्तों टर्म लोन का क्वेश्चन अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो कौन सा करेक्ट नहीं है, ध्यान दीजिएगा, नहीं पूछा गया है। पहला है एग्जामिनेशन ऑफ टेक्निकल फिजिबिलिटी इज कैरिड आउट, दूसरा है कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रमोटर्स फॉर्म अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक अप्रेजल, तीसरा है प्रमोटर बैकग्राउंड इज अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट अप्रेजल, चौथा है कैपेसिटी ऑफ प्रमोटर टू अरेंज फॉर एडिशनल फंड्स इन केस ऑफ कंटिजेंसी फॉर्म अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक अप्रेजल। दोस्तों मैंने आप लोगों को प्रोजेक्ट अप्रेजल के बारे में बताया था कि इसके अंदर जो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, मैनेजरियल अप्रेजल, टेक्निकल अप्रेजल, इकोनॉमिक अप्रेजल और फाइनेंशियल फिजिबिलिटी। ये मैं अपना नोट शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, जो कि मैंने PDF शेयर किया था।
तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए तो बिल्कुल करेक्ट है। टेक्निकल फिजिबिलिटी को एग्जामिनेशन हम लोग करते हैं, उसके बाद इकोनॉमिक अप्रेजल भी होता है, उसके बाद मैनेजमेंट अप्रेजल भी होता है। आप देख सकते हैं टेक्निकल फिजिबिलिटी, मैनेजरियल अप्रेजल, इकोनॉमिक अप्रेजल, फाइनेंशियल फिजिबिलिटी। लेकिन जो चौथा ऑप्शन है कि प्रोमोटर का कैपेसिटी कि वो एडिशनल फंड अरेंज कर सकता है कि नहीं कंटिजेंसी के केस में, वो इकोनॉमिक अप्रेजल का पार्ट नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, ये करेक्ट नहीं है। ठीक है दोस्तों, इकोनॉमिक अप्रेजल हम लोग करते हैं, लेकिन ये नहीं कि जो हमारा कंट्रीब्यूटर है, प्रमोटर है, वो जो है कंटिजेंसी के समय एडिशनल फंड प्रोवाइड कर पा रहा है या ना नहीं कर पा रहा है, ये इकोनॉमिक फिजिबिलिटी को डिसाइड नहीं करता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। देखिए फिर से नॉट करेक्ट, बार बार ये रिपीट होगा नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट रिगार्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बाय द बैंक, यानी बैंक के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। ऑप्शन ए कर रहा है बैंक्स आर अलाउड टू फंड प्रमोटर इक्विटी इन सर्टेन सर्कमस्टांस। ऑप्शन बी कर रहा है एक्सपोजर नॉर्म्स आर रिलैक्स्ड बाय आरबीआई। ऑप्शन सी कर रहा है एसेट लायबिलिटी मिसमैच हैज बीन परमिटेड बाय आरबीआई। ऑप्शन डी कर रहा है आईडीएफसी प्रोवाइड्स लिक्विडिटी सपोर्ट टू बैंक। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। टर्म लोन टॉपिक से ये क्वेश्चन आपके सामने लाया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के बारे में जब पूछा जाए तो याद रखिएगा कि आरबीआई कभी भी एसेट लायबिलिटी मिसमैच को परमिट नहीं करती है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी में यही लिखा गया है कि एसेट लायबिलिटी मिसमैच को वो परमिट करती है दोस्तों। इसीलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखिए याद रखिएगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के बारे में याद रखिएगा कि बैंक को ये अलाउ किया गया है कि वो फंड करेगी प्रमोटर के इक्विटी को सर्टेन सर्कमस्टांस में। और दोस्तों एक्सपोजर नॉर्म्स पे कोई रिलैक्सेशन नहीं है आरबीआई का। और याद रखिएगा दोस्तों आईडीएफसी का काम है कि वो बैंक को लिक्विडिटी सपोर्ट प्रोवाइड करती है इन केस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। ठीक है, इतना पॉइंट ध्यान में रखना है हमें इस टॉपिक से। तो देख सकते हैं दोस्तों जो पीडीएफ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो सभी के सभी कवर हो रहे हैं, और एमसीक्यू बेस्ड मेथड है अपने कंसेप्ट को देखने का, क्या छूट रहा है वो देखने का, और अच्छे तरीके से अपने प्रिपरेशन को स्मूथन करने का। फिर से देखिए आ गया क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। देखिए बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होगा। ऑप्शन ए कर रहा है, ये देखिए क्रेडिट डिलीवरी से क्वेश्चन है। तो दोस्तों हमारा मिक्स टाइप का क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ ताकि आपका दिमाग जो है अलग अलग टॉपिक पे जाए एक ही समय पे, क्योंकि एग्जामिनेशन पे तो आपको सब एकदम हैजार्ड मैनर में रहेगा क्वेश्चंस। चलिए तो स्टाम्प ड्यूटी ऑन डॉक्यूमेंट वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। ऑप्शन नंबर ए, डेट ऑन एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट कैन बी अर्लियर देन डेट ऑफ स्टाम्पिंग। ऑप्शन बी। ऑप्शन सी, बैंक शुड इंश्योर दैट पर्सन साइनिंग द डॉक्यूमेंट इज डूइंग विथ हिज फ्री विल। ऑप्शन डी, बैंक डिस्पर्स द टर्म लोन एज पर प्रोग्रेस ऑफ द प्रोजेक्ट। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा कि जो डॉक्यूमेंट का एजुकेशन का डेट है वो हमेशा स्टाम्पिंग के बाद होगा, पहले स्टाम्प होगा फिर एग्जीक्यूट किया जाएगा। यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है, तो ऑप्शन बी इसका इनकरेक्ट है। हाँ, और स्टेट टू स्टेट स्टाम्प ड्यूटी वेरी करता है। मैंने अपने क्रेडिट डिलीवरी के पीडीएफ में भी शेयर किया था आप लोगों ने देखा होगा, क्योंकि जिन लोगों को शॉर्ट टर्म में रिवाइज करना है उनको वो पीडीएफ काफ़ी हेल्पफुल होगी। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आपके पास कंटेंट काफ़ी ज़्यादा है और जो है आपको पढ़ना काफ़ी चीज़ें एकदम टू द पॉइंट चीज़ें आपको पढ़ना है दोस्तों। चलिए तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन सी कर रहा है कि जो डॉक्यूमेंट को साइन कर रहा है वो अपने फ्री विल, अपने इच्छा शक्ति के द्वारा करे, किसी के दबाव में आके नहीं करे। बिल्कुल सही है। और जो बैंक जो टर्म लोन को डिसबर्स करती है वो प्रोजेक्ट के प्रोग्रेस के अनुसार डिसबर्स करती है, ये भी सही है दोस्तों। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी सी नंबर गलत है हमारा, सॉरी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टूल अवेलेबल टू चेक द बैंक फॉर क्रेडिट मॉनिटरिंग। देखिए ये क्वेश्चन हमारा क्रेडिट मॉनिटरिंग से आ गया, तो इनमें से कौन सा टूल नहीं है क्रेडिट मॉनिटरिंग को चेक करने के लिए बैंक के द्वारा। ऑप्शन ए कर रहा है सेंडिंग रेगुलर रिमाइंडर टू द बोरोवर, यानी बोरोवर को बार बार रिमाइंडर भेजो। ऑप्शन बी कर रहा है पीरियोडिक विजिट टू द बिजनेस प्लेस पर इंस्पेक्शन के लिए बिजनेस प्लेस पे जाओ पीरियोडिकली। ऑप्शन सी कर एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी जो बोरोवर है उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करो। ऑप्शन डी कर रहा है एग्जामिन कंडक्ट ऑफ बोरोवर अकाउंट, जो बोरोवर का अकाउंट है उसके कंडक्ट को एग्जामिन करो। दोस्तों याद रखिएगा कि बार बार रिमाइंडर नहीं भेजा जाता है बोरोवर को, ये क्रेडिट मॉनिटरिंग का पार्ट नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये टूल अवेलेबल नहीं है। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पर्पस ऑफ क्रेडिट ऑडिट। अब देखिए क्रेडिट ऑडिट से क्वेश्चन आ गया, तो क्रेडिट ऑडिट का कौन सा पर्पस नहीं है। देखिए दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर ए कहा गया है इंप्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ क्रेडिट पोर्टफोलियो। ऑप्शन बी करा है रिव्यू सैंक्शन प्रोसेस एंड कंप्लायंस स्टेटस ऑफ लार्ज लोन। सी करा है फीडबैक ऑन रेगुलेटरी कंप्लायंस। डी करा है स्टॉक इंस्पेक्शन। दोस्तों मैंने अपने पीडीएफ में समझाया था, जो पीडीएफ मैंने आप लोगों के जो मेंबर के साथ शेयर किया यूट्यूब मेंबर से, उसको मैंने समझाया था कि जो स्टॉक इंस्पेक्शन होता है वो क्रेडिट ऑडिट का पार्ट नहीं होता है। बाकी जो हमारा और
जो 3 ऑप्शन है वो क्रेडिट ऑडिट का पार्ट है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि स्टॉक इंस्पेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। अब देखिए क्रेडिट रिस्क क्वेश्चन में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अप्रोच फॉर असेसमेंट ऑफ क्रेडिट रिस्क लेड डाउन अंडर बेसल II अकॉर्ड, यानी बेसल II अकॉर्ड में क्रेडिट रिस्क के असेसमेंट के लिए कौन सा अप्रोच इनमें से नहीं है, नहीं पूछा गया दोस्तों। ए कर रहा है स्टैंडर्डाइज अप्रोच, बी कर रहा है फाउंडेशन इंटरनल रेटिंग बेस अप्रोच यानी फाउंडेशन IRB अप्रोच, सी कर रहा है एडवांस इंटरनल रेटिंग बेस अप्रोच यानी कि एडवांस IRB अप्रोच, और डी कर रहा है सिंप्लीफाइड इंटरनल रेटिंग बेस अप्रोच यानी सिंप्लीफाइड IRB अप्रोच। दोस्तों मैंने ये बार बार रिपीट किया है कि जो पहला जो 3 ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ये जो सिंप्लीफाइड IRB अप्रोच है ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। तो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सिंप्लीफाइड IRB अप्रोच नाम का कोई चीज़ है ही नहीं। चलिए क्वेश्चन 14 में पूछा गया है द एम ऑफ रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम। देखिए ये क्वेश्चन हमारा रिहेबिलिटेशन एंड रिकवरी से आ गया। तो जो रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम होता है उसका क्या मेन एम है? ऑप्शन ए है टू मेक द ऑपरेशन ऑफ इंटरप्राइज वाइबल अगेन, बी है टू हेल्प इन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, सी है टू कंप्लाई विद RBI गाइडलाइंस, डी है टू इंक्रीज बैंक एडवांस। तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो इंटरप्राइज का ऑपरेशन है उसे फिर से वाइबल बनाओ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन हमारे सेशन का देखते हैं 15वां क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैक्रो लेवल एक्शन फॉर मिटिगेशन ऑफ क्रेडिट रिस्क। दोस्तों क्रेडिट रिस्क तो आप लोग जानते ही होंगे, तो क्रेडिट रिस्क को यदि मिटिगेट करना है, उसको कम करना है, तो इनमें से कौन सा मैक्रो लेवल एक्शन नहीं है? 2 तरह के एक्शन होते हैं, एक होते हैं मैक्रो लेवल, एक होते हैं माइक्रो लेवल। मैंने अपने PDF में दोनों एक्शन को शेयर किया था और उनके अंदर कौन कौन से मेजर लिए जाते हैं वो भी मैंने शेयर किया था। आपसे ये पूछा गया है कि मैक्रो लेवल एक्शन में कौन सा मेजर नहीं लिया जाता है, नहीं लिया जाता है दोस्तों। ऑप्शन ए कर रहा है पीरियडिकली रिव्यू ऑफ द एक्सपोजर नॉर्म्स फॉर सिंगल एंड ग्रुप बोरोवर, बी कर रहा है इंप्रूविंग अप्रेजल स्टैंडर्ड ऑफ क्रेडिट प्रपोजल, सी कर रहा है फ्रीक्वेंट रिव्यू ऑफ नॉर्म्स एंड फिक्सिंग इंटरनल लिमिट्स फॉर एग्रीगेट कमिटमेंट्स टू ए स्पेसिफिक सेक्टर ऑफ द इंडस्ट्रीज बिजनेस, और डी कर रहा है पीरियोडिक रिव्यू ऑफ टोटल क्रेडिट पोर्टफोलियो बेस्ड ऑन क्वालिटी पैरामीटर। तो दोस्तों करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों कुल मिलाकर 15 क्वेश्चन हम लोगों ने आज डिस्कस किया अपने ABM मॉड्यूल डी से। फ्रेंड्स यदि PDF की रिक्वायरमेंट है नीचे व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, उस पर मुझसे मुझे कांटेक्ट कीजिए। आपको मैं इसके अलावा और भी जितने PDF हैं वो मैं प्रोवाइड करूंगा ताकि शॉर्ट टर्म में आप लोग चीज़ों को रिवाइज कर सकें। और दोस्तों यदि लेसन पसंद आया हो तो और भी लोगों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, इस लेसन को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंड्स मैक्सिमम से मैक्सिमम वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।